नमस्कार, मैं श्रीरांधा शेखर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। टमाटर के सह उत्पाद तैयार करके इसको लंबे समय तक कैसे सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे किसान समेकित उर्वरक प्रबंधन करके भूमि की दशा को सुधार सकते हैं। कुछ फल और सब्जियां ऐसी होती हैं जिनका एक साथ अधिक उत्पादन के कारण अच्छा लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए ऐसी फल सब्जियों के सह उत्पाद तैयार करके इसको लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं और अच्छा लाभ ले सकते हैं। और यह कार्य घर की ही कुशल औरतें स्वयं सहायता समूह बनाकर बखूबी कर सकती हैं। इसी के अंतर्गत आज हम टमाटर से तैयार किए जाने वाले सह उत्पादों के बारे में जानेंगे डॉक्टर रेणु सिंह से। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे कृषि उत्पाद का 33% भाग नष्ट हो जाता है। उन्हें नष्ट होने से बचाने के लिए अगर हम कुछ सावधानियां बरतें तो हम अपने उत्पाद का संपूर्ण प्रयोग कर सकते हैं। फल व सब्जियों के प्रसंस्करण द्वारा कुछ फल सब्जियां ऐसी होती हैं जो बहुत जल्दी खराब होती हैं। ऐसी फल सब्जियों का बाजार भाव अगर अच्छा नहीं मिले तो इनका बाई प्रोडक्ट बनाकर बाद में प्रयोग में लाया जा सकता है या बाजार में बेचा जा सकता है। जैसे कि टमाटर का जब सही दाम नहीं मिलता, बहुत अधिक उत्पादन हो जाने पर तो हमें आर्थिक क्षति होने लगती है। और एक समय ऐसा भी आता है कि हमारे खेत में टमाटर फसल के रूप में खेतों में ही सड़ने लगता है और जानवर भी उन्हें नहीं खाते। बहनों व भाइयों, हम टमाटर का संरक्षण करके इन्हें वर्ष भर सुरक्षित रख सकते हैं। अप्रैल और मई के माह में जब हमारा उत्पादन बहुत अच्छा हो टमाटर का और समुचित दाम बाजार में न मिल रहा हो, उसका बाजार मूल्य काफी गिर गया हो, तब आप ध्यान दें कि आप टमाटर का पाउडर बना सकते हैं। बहुत ही सरल विधि है। आप स्वस्थ पके हुए टमाटर लें जो कि दाग रहित हों, किसी भी बीमारी से ग्रसित न हो। इन्हें धुलकर साफ सूती कपड़े से पोंछ लें। साफ सूखी सफेद पॉलीथीन की शीट पर टमाटर को गोल गोल गोलाकार आकार में काटकर कड़ी धूप में सुखाएं। 2 से 3 दिन में यह चिप्स की तरह सूखकर अलग हो जाएगी, शीट से अलग हो जाएगी। आप हाथ से इसका पाउडर बना सकते हैं, मिक्सी में भी इसका पाउडर बना सकते हैं और सूखे साफ किसी भी कांच या प्लास्टिक के जार में संग्रहित करें। बहनों, यह साल भर खराब नहीं होता। 1 किलोग्राम स्वस्थ टमाटर से 100 ग्राम पाउडर हमें मिलता है। इसका आपको बहुत अच्छा आय प्राप्त होगी। यह पाउडर हरे या ताजे या पके हुए फल की बजाय सब्जियों में अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो ये वैसा ही स्वाद देता है जैसे पके हुए टमाटर का। टमाटर की प्यूरी भी बनाई जा सकती है। इसके लिए 1 किलोग्राम टमाटर लें, 5 ग्राम सोडियम बेंजोएट लें और 5 ग्राम चीनी। स्वस्थ पके हुए टमाटर को धुल लें, साफ कर लें। इन्हें काटकर पानी में थोड़ी देर उबालें और महीन मलमल के कपड़े से छान लें। हमें इसका रस प्राप्त हो जाएगा और इस रस को तब तक पकाएं जब तक कि ये गाढ़ा होकर 1/3 न रह जाए। इसमें 5 ग्राम चीनी मिला दें और जब यह कढ़ाई के तली को
छोड़ने लगे तब इसमें आप सोडियम बेंजोएट को मिलाएं और साफ सूखे कांच के जार में इसे गरम गरम ही संग्रहित करें। यह साल भर खराब नहीं होता। यह कार्य करने के लिए बहुत तकनीकी जानकारी की जरूरत नहीं है। इस काम को बड़ी आसानी से पुरुष या महिला कोई भी कर सकता है। इस काम को अगर बड़े स्तर पर करना है तो स्वयं सहायता समूह बनाकर बाई प्रोडक्ट तैयार करें और बाजार में इसकी बिक्री करके अच्छी आमदनी लें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। आजकल अधिक उत्पादन की चाह में किसानों के द्वारा अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग फसलों में किया जा रहा है, जिससे एक ओर जहां कृषि की लागत बढ़ रही है, वहीं दूसरी ओर मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है। ऐसे में किसान समेकित उर्वरक प्रबंधन करके न केवल अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, बल्कि भूमि की दशा को भी सुधार सकते हैं। तो इस बारे में जानकारी के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों को अपनी जीवन शैली, अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए कुल 17 आवश्यक पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन 17 में से किसी भी पोषक तत्व की कमी आ जाए तो या तो पौधा अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर पाता है या फिर उसके स्वास्थ्य में कमी आ जाती है। जितना उत्पादन होना चाहिए उतना नहीं होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि कौन से मुख्य पोषक तत्व हैं जो पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पौधों की उचित बढ़वार और जीवन चक्र सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मुख्य तौर पर 17 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, बोरॉन, क्लोरीन और निकेल शामिल हैं। इनमें से कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वायु और पानी से पौधों को मिल जाते हैं। शेष 14 तत्व भूमि से ही प्राप्त करने होते हैं, लेकिन भूमि में उपस्थित तत्वों की मात्रा भूमि कटाव, रिसाव, बहाव और भूमि से गैस के रूप में उड़ने, खरपतवारों और फसलों द्वारा उपयोग कर लिए जाने के कारण तेजी से कम होते जा रहे हैं। अगर भूमि में इन तत्वों की पूर्ति न की जाए तो उसकी उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, ये 6 जो है ये मुख्य पोषक तत्व है और इसके अलावा कुछ पोषक तत्व होते हैं जो कि सूक्ष्म होते हैं। तो हम सूक्ष्म के बारे में कम चर्चा करेंगे। हम मुख्य पोषक तत्वों के बारे में, जो गौण पोषक तत्व हैं, उनके बारे में हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा महत्व होता है नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन जो होता है वो पौधों के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसका बहुत महत्व होता है। नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन की मात्रा को बढ़ाता है, प्रोटीन के बनने में मदद करता है पौधों में। इसके अलावा जो नाइट्रोजन जो होता है वो पौधे को हरियाली देता है। तो इसकी जो कमी के लक्षण है उसमें सबसे पहले, अगर नाइट्रोजन की कमी होती है तो सबसे पहले जो पत्ता है, जो पुरानी पत्तियां होती है जो ज़मीन की तरफ होती हैं, पहली दूसरी पत्तियां, उसमें पीलापन आ जाएगा। कुछ समय के बाद वो पत्तियां जो हैं वो पेड़ से गिर जाएंगी। उसके अलावा पौधे की बढ़वार रुक जाती है, नए कल्ले नहीं निकलते हैं तो उनकी जो बढ़वार होती है वो बहुत धीमी होती है और पूरी तरीके से जो पौधा होता है वो बहुत कुपोषित दिखता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन जो है वो हमारे फसल के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है और इसको दूर करने के लिए, इसकी कमी को दूर करने के लिए हमें यूरिया और केन खाद का सही मात्रा में उपयोग करना चाहिए। पौधों के लिए दूसरा जरूरी तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस की उपस्थिति में कोशा विभाजन शीघ्र होता है। फास्फोरस मिलने से पौधों में बीज स्वस्थ पैदा होता है तथा बीजों का भार बढ़ता है। इसके कारण बीजों का अंकुरण तेजी से होता है। फास्फोरस के प्रयोग से जड़ें तेजी से विकसित तथा सुदृढ़ होती हैं। पौधों में खड़े रहने की क्षमता बढ़ती है। अगर फास्फोरस की कमी के लक्षणों की बात करें तो इसकी कमी के कारण पौधे छोटे रह जाते हैं। पत्तियों का रंग हल्का बैंगनी, नीला या भूरा हो जाता है। पहले ये लक्षण पुरानी या निचली पत्तियों पर दिखते हैं। दाल वाली फसलों में पत्तियां नीले हरे रंग की हो जाती हैं। पौधों की जड़ों की वृद्धि व विकास बहुत कम होता है। कभी कभी जड़ें सूख भी जाती हैं।
फास्फोरस के बारे में मैं खासतौर से बताना चाहूँगी कि वो गतिशील नहीं होता है और गतिशील नहीं होने की वजह से आप जहाँ उसे मिट्टी में डालेंगे वहाँ वो बंद हो जाएगा, वो मिट्टी के साथ एक कम्प्लेक्स बना लेता है और वहाँ बंद हो जाता है और पौधों को उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए जब आप फास्फोरस का जब छिड़काव नहीं करना चाहिए, उसको बस जड़ों के पास या बीज के आसपास 2 से 2.5 सेंटीमीटर इंच आगे पीछे और नीचे की ओर डालें और वो सही तरीके से पौधे को या बीज को उपलब्ध हो पाएगा। तीसरा महत्वपूर्ण पोषक तत्व है वो है पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो पौधों को रोग से बचाता है और साथ ही साथ सूखा से भी उसको सूखा से बचाता है। तो पोटेशियम बहुत ही महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ ये बहुत सारे एंजाइम्स का घटक है। इसलिए पोटेशियम जो है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके जो कमी के लक्षण हैं वो यूँ होता है कि पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और जो पत्तियों का किनारा है, सिरा है, जिसको हम मार्जिन बोलते हैं, वो बिल्कुल झुलसा हुआ दिखेगा। तो किसानों को इस लक्षण को पहचानने में देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा देर होगी उतनी ही ज़्यादा उनका दुष्प्रभाव पड़ेगा उनकी फसलों पर। पौधे में कैल्शियम की कमी होने लगे तो उसका जो लक्षण है वो आप इस प्रकार से पहचान सकते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं वो छोटी हो जाएंगी, आकार में छोटी हो जाएंगी और किनारा, उसका पत्तियों का किनारा मुड़ने लगेगा, मुड़कर वो ऊपर की ओर, उसका जो मुड़ाव होगा वो ऊपर की ओर होगा और पत्तियाँ जो है कप की तरह दिखाई देंगी, कप नुमा हो जाएंगी। तो अगर आपको ऐसा कोई लक्षण दिखता है आप फसल में, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पौधे में कैल्शियम की कमी हो रही है और इसके लिए आपको पर्याप्त मात्रा में जो आपको उर्वरक की ज़रूरत है वो आप दे सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट दे सकते हैं और इस तरह से आप कैल्शियम का जो दुष्प्रभाव है इसको ख़त्म कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। उसके अलावा जो पोषक तत्व है जिसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगी वो है सल्फ़र। और इसका जो लक्षण है, कमी के जो लक्षण हैं वो आप इस तरह से पहचान सकते हैं कि जो पत्तियाँ होती हैं, ऊपरी पत्तियाँ, जो ऊपर की नई पत्तियाँ होती हैं वो सामान्य रूप से पीली पड़ जाती हैं और उसका जो बढ़वार है, पौधे का जो बढ़वार है वो भी रुक जाता है। गंधक पौधों में प्रोटीन संरचना को स्थिर रखने में सहायता करता है, तेल संश्लेषण और क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है, विटामिन के उपापचय क्रिया में योगदान करता है। गंधक की पूर्ति के लिए खेत की तैयारी के समय 20 से 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। कई फसलों में इसके पर्णीय छिड़काव करके भी गंधक तत्व की पूर्ति कर सकते हैं। स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसमें पोषक पदार्थों की कमी न हो। इसका पता लगाने के 3 तरीके हैं: मिट्टी की जांच, पौधे का विश्लेषण और खेत की जांच। जांच के ये तरीके मात्रात्मक और गुणात्मक प्रकार के हैं। मिट्टी की उर्वरकता पर भी पौधे का विकास निर्भर करता है। अगर मिट्टी में नियमित रूप से एक के बाद एक फसल उगाई जा रही है तो उसकी उर्वरकता बनाए रखने के लिए जैविक खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। किसानों को बीज बोने और पौधे के विकास के दौरान पोषण से भरपूर उर्वरक और खाद डालने चाहिए, क्योंकि मिट्टी की उर्वरकता बनी रहने से ही पौधे का विकास और पैदावार ठीक से होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। हमारे प्रदेश में बहुत से किसान गाय भैंस का पालन करते हैं, परंतु कभी कभी पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में हरा चारा खाने की वजह से आफरा की समस्या देखने में आती है। तो इस आफरा की समस्या से अपने पशुओं को कैसे बचाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह है अफरा रोग। अफरा जैसा कि आप जानते हो इंसान में है, जानवरों में है, सब जगह। कहते हैं खाने की कमी से कम, खाने की अधिकता से मृत्यु होती है। पर जब कभी भी जानवर ज़्यादा हरा चारा खा लेता है उस दौरान उसको पेट फूलने लगता है, जिसको हम एक को बोलते हैं प्राइमरी ब्लोट और दूसरे को बोलते हैं हम सेकेंडरी या द्वितीयक ब्लोट। होता क्या है, जानवरों में सामान्यतः 4 पेट होते हैं। जैसा हम में 1 पेट होता है, उनमें 4 पेट होते हैं और सबसे पहला जो भाग होता है वो कहलाता है रूमन। उस रूमन में जो भी हम खाते हैं उसका जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो उसका पाचन करते हैं और उस पाचन के दौरान उसको अगले हिस्से में भेज देते हैं। उस पाचन के दौरान तरह तरह की गैस का उत्पादन होता है और वो गैस जानवर डकार जिसको हम कहते हैं उस रूप में बाहर निकाल देता है, या दूसरा क्या होता है पीछे गुदाद्वार के द्वारा बाहर निकाल देता है। उसके कुछ लक्षण जिनको आप देख सकते हैं, सबसे पहले पेट का फूल जाना, या बाएं हिस्सा जरूर फूलता है, कई बार दायां भी फूलता है, पर बाएं हिस्से में ज्यादा आपको फूला हुआ दिखाई देगा। दूसरा, जानवर बहुत बेचैन हो जाएगा, वो कभी जमीन पे पैर मारेगा, कभी पेट पे पैर मारेगा। आफरा की समस्या अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाले पशुओं में ज्यादा देखी जाती है।
जिसे आम भाषा में अपच भी कहते हैं। यह समस्या अधिक मात्रा में हरा चारा, दूषित चारा या अधिक मात्रा में अनाज खा लेने से होती है। इस तरह की समस्या अगर आपके पशु में आए तो देर न करें, तुरंत घरेलू उपाय अपनाने के साथ साथ उचित उपचार की व्यवस्था करें। जैसा आपने देखा हो, जानवरों के खान पान में 40% से ज़्यादा हरा और 60% कम से कम आपको शुष्क, मतलब जिसको हम भूसा बोलते हैं, वो देना अनिवार्य है। अगर आप केवल हरा ही हरा ज़्यादा देंगे या दाना ही दाना ज़्यादा देंगे, इन दोनों से ही समस्या होती है। दाने को भी हमको उसकी एक निश्चित मात्रा है, उससे ज़्यादा नहीं देना। सामान्यतः ये कहा जाता है कि हमको लगभग 2 से 2.5 किलो दाना उसके जीवन यापन के लिए, या जिसको हम कहते हैं उसकी मेंटेनेंस, शरीर को मेंटेन करने के लिए, और जितना उसका उत्पादन होता है उसका भी वैज्ञानिक फॉर्मूला है, उसके तहत देना है। अब बात करते हैं रोगग्रसित पशु के घरेलू उपचार की। तो पहले पशु के फूले हुए पेट पर तेल, गर्म पानी या गर्म कपड़े से मसाज करें। यदि आफरे में कमी नहीं आ रही है तो आप लकड़ी को उसके मुंह में बांध दें, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहे, जिससे पशु को आराम मिलता है। यदि फिर भी पशु को आराम न मिल पा रहा हो तो सरसों का तेल और तारपीन का तेल मिलाकर पिलाने से भी पशुओं को कुछ आराम मिलता है। इसके अलावा पशुओं को 5 से 10 ग्राम हींग भी खिला सकते हैं। इन सभी उपायों से भी आराम न मिल रहा हो तो पशु चिकित्सक से उपचार कराएं। इसके साथ ही साथ आप जो उसके लिए आवश्यक दवाइयां हैं अपने चिकित्सक के परामर्श से समय समय पर दें। और एक मार्केट में या बाजार में प्रचलित दवाई है जिसको हम बोलते हैं ब्लोटोसिल के नाम से, अगर समय रहते आप ये नहीं बना सकते घोल, तो आप ब्लोटोसिल का भी 30 ml 100 किलो पे दे देते हैं। टिम्पॉल है, ब्लोटोसिल है, बहुत सारे ऐसी दवाइयां आती हैं जिनको कि हम उसको दे सकते हैं। तो प्राथमिक तौर पर इसके लिए किसी आपको चिकित्सक की आवश्यकता नहीं होती है, इसको उस समय आप दे सकते हैं। पर इसको पिलाने के बाद भी अगर आराम नहीं आ रहा है तो तुरंत चिकित्सक को आप बुलाएं। वो इन दवाइयों से नहीं निकल पाता, तो वो आपका एक विशेष प्रक्रिया है जो कि आपके पशु चिकित्सक के संरक्षण में होनी चाहिए। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम सेवर, जिला भरतपुर के किसान अशोक सिंह ने। आप आम के बागों में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहते हैं, तो अशोक सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई, आम की फसल में मंजर आ चुके हैं और प्रभेद के अनुसार किसान भाई कुछ किसानों के जो आम के पौधे हैं उनमें फल मटर के आकार के आ रहे हैं। तो किसान भाई, इस समय आम में मुख्य रूप से जो मधुआ कीट है उसका प्रकोप काफ़ी देखा जा रहा है और इस कीट का प्रकोप अगर अधिक बढ़ जाएगा तो किसान भाई को काफ़ी नुकसान हो जाती है। ऐसे में किसान भाई आप इमिडाक्लोपीड नामक जो इंसेक्टिसाइड है उसका आप 3 लीटर पानी में 1 ml मिला करके अगर आप स्प्रे करते हैं तो मधुआ कीट से काफी निजात मिलती है। फलों का गिरना। आम के पौधों से फूल एवं फलों का गिरना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ऐसा ज्ञात हो चुका है कि आम के फल अपने वृद्धि काल में विभिन्न स्टेज में गिरते रहते हैं और यहाँ तक कि 99% फल सेट होने के प्रारंभ के 4 सप्ताह में ही गिर जाते हैं। शेष फल बाद में 0.1% मात्र गिरते हैं और आम के फल परिपक्वता की स्थिति में पहुंच जाता है। फलों के गिरने के कई कारण खोजे जा चुके हैं, जैसे कि परागण की क्रिया में बाधा पड़ना, त्रुटिपूर्ण फूलों का विकास एवं अनियमित सिंचाई, फल के विकास के समय अनुपयुक्त जलवायु तथा कीट एवं व्याधियों के समावेश के अतिरिक्त फलों का गिरना फलों का पूर्ण विकास को प्राप्त न करना भी है। किसान भाई, जिनके आम के पौधे पर फल मटर के आकार के आ चुके हैं, किसान भाई उनके लिए ज़रूरी ये है कि आप ज़्यादा वो फल गिरे नहीं, इसके लिए आप जो दवा आता है प्लानोफिक्स नामक दवा का 4.5 लीटर पानी में 1 ml के हिसाब से मिला करके आप उसमें स्प्रे करें। किसान भाई, आप ये भी देख लें कि मधुआ कीट के अलावा
आम में प्रायः मिलीबग, मैंगो मिलीबग का दहिया कीट का प्रकोप होता है, जो जहाँ से आम की टहनियाँ निकलती है वहाँ पे अटैक करके और वो सारे पोषक तत्व को वो चूस लेता है, जिसके कारण से जो छोटे छोटे फल होते हैं वो जमीन पे गिरने लगते हैं। तो किसान भाई, अगर उसमें आपको कहीं भी दहिया कीट का प्रकोप दिखाई दे तो वैसे पौधे पर आप प्रोफेनोफास नामक दवा का 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल बना करके और साथ ही साथ उसमें कोई स्टिकर मिला दें। मिलाने के बाद से जैसे आप छिड़काव करेंगे तो दहिया कीट से काफी आपको निजात मिलेगी। इसके अलावा वातावरण में आर्द्रता बढ़ने से चूर्णिल आसिता रोग, जिसे पाउडरी मिल्ड्यू के नाम से भी जाना जाता है, का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसके कारण पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित होती है। साथ ही मंजर और फल भी झड़ने लगते हैं। साथ किसान भाई, जहाँ पे बारिश हुई है या नमी हल्का है वहाँ पे पाउडरी मिल्ड्यू नामक जो फफूंद है उसका भी प्रकोप काफी देखा जा रहा है, जिसके कारण पत्तियां जो हैं वो और साथ ही साथ जो मंजर है वो भी सफेद हो जाता है। तो वैसे में आप सल्फर 80% 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से या फिर कैरेथान नामक दवा, ये इसका डोज जो है 0.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके अगर आप स्प्रे कर देंगे तो आपकी आम की अच्छी उपज होगी। धन्यवाद। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।